नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आदमपुर का महासंग्राम, जी हां, आदमपुर में महासंग्राम चल रहा है और उसी को लेकर के एक बड़ी खबर आज सामने आ रही है। उसी बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करवाते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता देंगे, उपचुनाव से संबंधित कल नामांकन करेंगे जेपी। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पूर्व मंत्री जयप्रकाश, कल नामांकन करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके अलावा इनेलो के उम्मीदवार का भी आज ऐलान हो सकता है। आज कुछ ही देर बाद ऐलान हो सकता है इनेलो के उम्मीदवार का और कोडाराम नंबरदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जेपी को टिकट मिलने से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कोडाराम नंबरदार और बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई कल नामांकन कर चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले सियासी समीकरण में काफी उलटफेर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से दो उम्मीदवार महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस से नाराज अगर कोडाराम नंबरदार को इनेलो की तरफ से उम्मीदवार बना दिया जाता है तो बड़ा यहां पर उलटफेर हो सकता है, क्योंकि कोडाराम नंबरदार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वहां पर। और जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग बुलाई जब जेपी को उम्मीदवार घोषित किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। साफ तौर पर एक मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं की और उसको संबोधित किया। आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और आज भी एक बैठक जो है वो ये जानकारी मिल पा रही है कि उन्होंने एक बैठक बुलाई है अपने कार्यकर्ताओं की और उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से मंथन कर सकते हैं, क्योंकि इनेलो के नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और इनेलो से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। उसी को लेकर के आज फिर से एक बैठक बुलाई गई, लेकिन कल क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव हुआ, चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दी। 2009 में चुनाव हुआ, श्री जयप्रकाश जी को टिकट दी। 2009 में चुनाव, 2011 में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन उसमें कुलदीप सिंह जी को टिकट दी। 2014 में सिकंदर जी को टिकट दी। मैंने जी जान से जीसा मेरा समर्थ्य था, हमेशा कदे पार्टी ने एक पीछे का तेल निकल आया, मेरी घाटी हुई करती, मैं बचाव करेगा मैं तो। उसके बाद में साथियों, जब कुलदीप बिश्नोई वापस कांग्रेस में आ गया तो मैं भाई पार्टियां में हिस्सा लेना बंद कर दिया, समाज के कार्य में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इनेलो की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, लेकिन ये जो अभी तक सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या कुछ असर पड़ने वाला है आदमपुर के महासंग्राम पर, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि भव्य बिश्नोई को इस बार पहली बार आदमपुर से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को सामने किया इस चुनाव में, भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है वहां से बीजेपी की तरफ से। और जेजेपी की तरफ से भी जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी कोई अपना अलग से उम्मीदवार घोषित कर सकती है या फिर भव्य को समर्थन करने या ना करने पर भी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन उस पर विराम कल नामांकन के वक्त ही लग गया जब जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर नामांकन के दौरान पहुंचे। और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि भव्य के समर्थन में है और दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि अब हम तीनों एक हो गए हैं, पहले क्योंकि भजनलाल परिवार अलग थे और अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वहीं जेजेपी सहयोगी है, जेजेपी सहयोगी है बीजेपी की सरकार में। चले वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आखिरकार आदमपुर के महासंग्राम में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजकुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर।
इसके अलावा सत्यव्रत शास्त्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत है सर। राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, जिस तरीके का माहौल आदमपुर में दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए, आदमपुर का जो माहौल है उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले पंचायत के चुनाव हैं, फिर नगर निगम के चुनाव हैं। जब चुनावी माहौल सामने होता है तो इस तरह का माहौल किसी भी उपचुनाव में बन सकता है जी। दूसरी बात, ये उपचुनाव लगभग ऐसे समय हो रहा है जब हरियाणा सरकार, जो मौजूदा सरकार है मनोहर सरकार, वो 3 साल पूरे कर चुकी है और कुल मिलाकर अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि वो सरकार को चुनौती देने की मुद्रा में आए और चुनौती दे पाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि पलड़ा किसका भारी है, ये ठीक है कि चुनावी राजनीति अंकगणित नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अंकगणित को पूरी तरह नजरअंदाज या दरकिनार कर सकते हैं। तो अगर अतीत को ध्यान में रखें और आदमपुर के सामाजिक राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखें, तो इस क्षेत्र में लगभग 4 दशक से भजन लाल परिवार का दबदबा रहा है जी। वो किसी भी पार्टी में रहे हो, उनकी अपनी अलग पार्टी रही हो या कांग्रेस का हिस्सा रहे हो, कांग्रेस के नेता रहे हो जी, लेकिन उनका दबदबा रहा है। और अब वही भजन लाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। वो भाजपा जो पिछले 8 साल से हरियाणा में और देश में सत्ता में है जी। तो कुल मिलाकर जब 2 बड़े राजनीतिक जनाधार मिलते हैं तो ताकत बढ़ती है, कम नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर अतीत के मद्देनजर बात करें, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का पलड़ा भारी है जी। दूसरी बात जी, अगर अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस यहाँ एक असरदार पार्टी रही है। उसी तरह से कभी चौधरी देवीलाल जी का जो पार्टी होती थी, चाहे वो इनेलो रही हो या उससे पहले सजपा रही हो या उसका जो भी नाम रहा, उसका एक दबदबा रहा है। उस परिवार का एक बड़ा हिस्सा जसपा के रूप में बड़ा जनाधार आज भाजपा के साथ गठबंधन में है जी। और जिस तरह के अटकलें के कोई अंतर विरोध है, किसी तरह के विरोधाभास है, वो सब अटकलों को विराम लग चुका है जी उपचुनाव को लेकर। तो जसपा भी उनके साथ है जी। तो अगर उस अंकगणित को देखें तो किसी तरह का कोई चुनौती गंभीर नजर नहीं आती। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं कि कांग्रेस एक टक्कर देने की कोशिश जरूर करेगी, वॉक ओवर नहीं देगी भव्य बिश्नोई को। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी को अगर चर्चा करें, पिछले दिनों जब वो अरविंद केजरीवाल आए थे हिसार, तो उन्होंने आदमपुर को हरियाणा में आपके लिए प्रवेश द्वार बनाने की या बनने की बात कही थी। तो उनकी कोशिश भी होगी कि कहीं ना कहीं हरियाणा के आगामी चुनावों के मद्देनजर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ऐसा संदेश दे पाए कि उनमें भी विकल्प बनने की संभावनाएं दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में भी है। तो कुल मिला के मामला त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जब त्रिकोणीय होगा तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि जब सत्ता विरोधी मतों का बंटवारा होगा तो उसका सीधा सीधा फायदा सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को मिलेगा। और पलड़ा आज की तारीख में देखें तो भव्य बिश्नोई का भारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें आपने एक चीज को शायद मिस कर दिया है। अभी जो कुरुड़ाराम नंबरदार हैं, कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से लगभग अपना नाता तोड़ लिया है और आज इनेलो की तरफ से भी उनको उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। इस तरह की अभी तक अटकलें जो है वो लग रही हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, और केसी भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का भी स्वागत है। सत्यव्रत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले केसी भाटिया जी, आपका रुख जान लेता हूँ। जिस तरीके से जेपी के नाम की जब घोषणा की गई, तो क्या जो क्षेत्र के नेता हैं उनसे कोई समन्वय नहीं किया गया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, जो एकदम से वहां पर बगावत जो है वो देखने को मिल रही है, और उसका कितना नुकसान आपको लगता है कि होगा? जेपी कोई हमारे कोई छोटे वर्कर नहीं है, बड़े नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं जी। तो ऐसे में अगर कोई एक आध आदमी कहता है कि जो उम्मीदवार तो हर आदमी बनना चाहता है, तो हर आदमी को थोड़ा टिकट मिलती कर, तो एक सीट है तो एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। अगर कोई इसी बात से नाराज होता है तो उसका कोई इलाज नहीं, उसको मनाने की कोशिश करेगी पार्टी। तो ऐसे में ये कहना कि भाई सारा अगर एक आदमी को नाराज हो गया तो उसकी वजह से इलेक्शन लूज कर गए, इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है।
नहीं, वो ठीक है सर, आप दावा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कल बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगर वो इनेलो की तरफ जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को उसका। ये बड़ा खाली, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े वर्कर हैं सारे। कुलदीप के जो साथी थे वो भी टूट टूट के हमारी पार्टी में कांग्रेस में आए हैं, दूसरी पार्टियों से भी लोग बीजेपी से भी आए हैं, तो आप उनको भी साथ में गिनिए ना। खाली ये कह देना एक आदमी नाराज हो गया तो उससे पार्टी खत्म थोड़ा हो जाती है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। ओंकार जी, इनेलो की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। क्या जो कांग्रेस से टूट रहे हैं कोडाराम नंबरदार जी, क्या जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं, क्या उनसे बातचीत चल रही है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है जी। लेकिन जल्दी आपको आज ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। हाँ। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज ये उपचुनाव जो हो रहा है, चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? उपचुनाव इस बात पर लड़ा जाएगा कि ये उपचुनाव हो क्यों रहा है, क्या कारण है? स्वार्थ का कारण है, अवसरवादिता का कारण है, या डर की राजनीति है सीबीआई और ईडी की? क्या जनता ये नहीं पूछेगी? क्या बीजेपी से या कुलदीप सिंह से जनता ये नहीं पूछेगी कि ये उपचुनाव का कारण तो बताइए? आपकी कांग्रेस में नहीं बनी, आपको वहाँ मलाई नहीं मिली, आप जनता को दोबारा से चुनाव में क्यों झोंक रहे हैं? नहीं, क्या सवाल नहीं बनेगा? ओंकार जी, सबसे बड़ी बात, ओंकार जी, सवाल आपका वाजिब है और ये पूछा भी जाना चाहिए बीजेपी से, लेकिन फिलहाल जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपके पास उम्मीदवार अभी तक, मतलब ये तय नहीं हो पाया कौन कौन से नाम है, किस किस पर चर्चा चल रही है? क्या इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से कोई नाराज होकर के आएगा या कांग्रेस से कोई नाराज होकर के आएगा, उसी को उम्मीदवार बनाएंगे? देखिए, जब लेट होते हैं उम्मीदवार तो इसका मतलब कई बंदे लाइन में होते हैं। आप बीजेपी का सुन लीजिए, उनके पास तो एक ही व्यक्ति था, कुलदीप बिश्नोई, और उसका लड़का दूसरा भव्य बिश्नोई। तीसरा व्यक्ति इनकी लाइन में नहीं था। तीसरा अगर होता, इनका भी पैनल बनता, इनका भी नाम आगे जाता, कहीं नहीं गया। इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ ले कोई घाट के 3 पार, एक ही व्यक्ति था कुलदीप। उसने बोला मैं अपना नहीं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहता हूँ। ये लड़ाई जनता की नहीं है, और लोकतंत्र में ना राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता बनाती है। ये तो वहाँ की आदमपुर की जागरूक जनता में देखना है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने और कुलदीप बिश्नोई ने पिछले 32 साल में वहाँ क्या किया, और पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पे क्या विकास कार्य हुए। जो अब 2 साल इनके रह गए, जुमा 2 साल, उस 2 साल में क्या वहाँ पे क्या ताजमहल बना देंगे, क्या बड़ी कार्रवाई कर देंगे? जनता को लुभावने वादे देकर ये चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव में जनता के सामने, बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती ये है कि मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी होगा, महंगाई, भ्रष्टाचार, पढ़ाई, दवाई, परिवार पहचान पत्र, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लगाई थी, उसका नाम देता सम्मान पेंशन। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ एक ही सीमा थी 60 वर्ष की। बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओंकार जी, तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं के सामना। एक बात पे आ रहा हूँ, परिवार पहचान पत्र बना के बीजेपी ने कहीं ना कहीं बहुत चतुराई से, इन्होंने नहीं बताया परिवार पहचान पत्र का यूज क्या करेंगे। परिवार पहचान पत्र बना के तकरीबन 3.5 लाख बुजुर्गों की सम्मान पेंशन काट की है, और वो बुजुर्ग जिनके परिवार में एक बेटा है और वो बेटा उनसे अलग रहता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र इकट्ठा बन गया। क्या आदमपुर में ऐसे परिवार नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सभी दल इस बात को लेकर के जा रहे हैं चुनाव में, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है ओंकार जी। मुद्दे क्या कुछ होंगे मैं उस पर फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा इसी बात को लेकर के कर रहा हूँ कि उम्मीदवार क्या आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास। लेकिन मैं इस बात का जवाब ले लेता हूँ सत्यव्रत शास्त्री जी से। सत्यव्रत जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष की जो रणनीति बन रही है, जिस तरीके से एक अनुभवी और एक अच्छा उम्मीदवार, एक मजबूत उम्मीदवार माना जा सकता है जयप्रकाश जी को, उनको अब उतार दिया है, और भव्य बिश्नोई है दूसरी तरफ, युवा है, शिक्षित हैं, ये तमाम बातें आपकी तरफ से कही जाती रही हैं, लेकिन क्या जेपी के मुकाबले में भव्य कहीं हल्के तो नहीं पड़ जाएंगे? सत्यव्रत जी देखिए, हेमंत जी, पहली बात तो मेरा नाम हितेंद्र है सर, माफ कीजिएगा। हेलो हेमंत जी, माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम हितेंद्र है। हितेंद्र जी हितेंद्र जी, पहली बात तो कि जेपी जी पहले मैदान छोड़ चुके थे, लेकिन जब गले में पड़ गई तो ढोल बजाना पड़ेगा,
क्योंकि पार्टी में रहना है। नहीं तो आप सोचिए, आपके पास भी बड़े बड़े एडिटर्स ने लिखा था कि जयप्रकाश ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। अब जेपी जी दोबारा से किस प्रकार से मन बनाया है या गले में ढोल डाला है, वो पीटेंगे तो कितने मन से पीटेंगे ये अपना आप स्पष्ट है। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वो भी किसी से अटके भटके झटके को इंतजार कर रहे हैं। और शाम तक यदि वो ऐसा कोई मिल गया मसाला तो उसको ला देंगे, नहीं तो उनके पास भी कोई चीज है नहीं। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता किस लिए उसको स्वीकार करे, उसको पहले तो पंजाब की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। पंजाब के चुनाव में इन लोगों ने शपथ ली थी, संकल्प लिया था, उंजली में हाथ पानी रखकर लिया था कि हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे। और उसी आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तो चंडीगढ़ पर और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशंस तक को इन्होंने चैलेंज किया। तो वो पार्टी पहले हरियाणा के हितों के बारे में सोचे तो सही, बात तो करे। इनके जो प्रवक्ता हैं वो लोग हरियाणा के हितों की बात करने में संकोच करते हैं, तो हरियाणा में उनको जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए प्रवेश द्वार की बात तो छोड़ो, वहां लोग इसकी जमानत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जैसा कि राजकुमार सिंह जी कह रहे थे कि दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, और उन स्पष्ट बातों से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कोई विशेष चुनौती नहीं है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी है मार्जिन की। और मैं ओमकार सिंह जी की चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा का और कांग्रेस का, जिसके उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई थे, उनके वोट को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जीत और मार्जिन मानेंगे। इसमें से घटेगा तो हम मानेंगे कि हम चुनौती मिली थी और उस चुनौती को पार नहीं पाए। इसलिए ये दोनों चुनौती हर कार्यकर्ता को, हर नेता को हमारे सामने है। और निश्चित रूप से सत्यव्रत जी, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि मैं कांग्रेस से भी वो सवाल पूछने वाला हूँ, मैं कांग्रेस से भी ये सवाल पूछने वाला हूं कि क्या गल पड़ा ढोल बजाएंगे जेपी या फिर नहीं। लेकिन आपसे भी वही सवाल है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता, क्योंकि जेजेपी के नेता जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे थे, हैरानी जता रहे थे या नाराजगी उनमें सामने आ रही थी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार में कितना वो साथ में आते हैं, कितना उनका वोट जो है वो कन्वर्ट हो पाता है, कितने उनके जो समर्थक हैं, तो वो भी तो चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, इससे अंदर बिल्कुल स्पष्ट बात है। अभी तक मीडिया और बाकी लोग कह रहे थे कि उम्मीदवार खड़ा होगा, बैठक हो रही है, ये हो मीडिया और बाकी लोग अपने मन से नहीं कह रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूं जी, इस बात को समझिए, मीडिया और बाकी लोग अपने मन से नहीं कह रहे थे। उनके नेताओं के बयान सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री ये कह चुके थे कि दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जेजेपी के नेता ये कह रहे थे कि अभी तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जब तक निशांत सिंह वहां पर नहीं पहुंचे, जब तक दुष्यंत चौटाला का बयान सामने नहीं आया, तब तक जेजेपी के तमाम नेता ये बात कह रहे थे कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो बंधुवर, निर्णय करने वाले कौन है? निर्णय करने वाले निशांत सिंह और दुष्यंत चौटाला है या नीचे के वही कह रहा हूं जो उनके कार्यकर्ता है वो है? मैं वही कह रहा हूं, जो सवाल आपका कांग्रेस से उससे पहले तो वही कह रहा हूं, तो मैं उसी को तो याद दिला रहा हूं। हाँ। जब निर्णय की बात सुनिए, जब निर्णय की बात आई, अब धैर्य से सुने तो सही है जी। जब आप सुनेंगे तो मेरे से प्रश्न कर पाएंगे, उसका उत्तर मैं दे पाऊंगा। कि जब निर्णय का समय आया और जिन लोगों ने निर्णय करना था वो असमंजस में नहीं थे, वो दुविधा में नहीं थे, उनका पहले कोई संशयात्मक बयान नहीं आया था, न तो दुष्यंत चौटाला जी का आया था, न निशांत सिंह जी का आया था। और निर्णय पार्टी के नेता और अध्यक्ष करते हैं। चलिए, उन दोनों की ओर से कोई नहीं, और जब निश्चय देखना था तो दोनों यानी कि वोट पूरी तरह से मिलता हुआ दिखाई देगा कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को। देखिए, मैं कह रहा हूं कि दिखाई देगा नहीं, वो दिखाई तो इसलिए देता है कि वो ढोंग हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मन से और अच्छे तरीके से कि एक गठबंधन का धर्म क्या होता है उसको उन्होंने वही कहा, शब्द भी यही प्रयोग किया। बिल्कुल मैं केसी भाटिया जी का रुख करूंगा सीधा, आप ही का सवाल है। केसी भाटिया जी, कसौटी आती है। हाँ, केसी भाटिया जी, क्या गले में पड़ा हुआ ढोल बजाएंगे अब जेपी, और उतनी मजबूती के साथ जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस सोच रही है? देखिए, मेरे भाई शास्त्री जी ने जो बात कही है ना कि जयप्रकाश जी जब पूछा जाता था वो मना करते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि जैसे कुलदीप बिश्नोई ने किया
ब्लैकमेल, पहले कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मुझे पार्टी का प्रधान बना दो प्रदेश का। जब उसकी बात नहीं चली तो नाराज हो गए उससे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता किया और ये कह के किया कि टिकट इलेक्शन जो आदमपुर से लड़ेगा मेरा बेटा भव्य लड़ेगा। उन्होंने उस बात को माना, स्वीकार किया उसके दबाव में। और उसके बाद अब जब टिकट की बारी आई तो किसी और का कोई पैनल नहीं है, बीजेपी का कोई और कैंडिडेट नहीं था, खाली सीधे सीधे उनको ये घोषणा करनी थी कि भव्य बिश्नोई उम्मीदवार होंगे, जो कि पहले से तय था। हमारी पार्टी में पहले से तय नहीं होता। हमारी पार्टी में पैनल जाता है, लोगों को पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है, नेताओं से पूछा जाता है, पार्टी के प्रधान से पूछा जाता है। हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदय भान जी से पूछा गया, सीएलपी नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से पूछा गया, आदमपुर के लोगों से पूछा गया, तब जयप्रकाश जी का नाम हाईकमान ने क्लियर किया। तो ये कह देना, शास्त्री जी का ये कह देना कि भाई वो तो भाग रहे थे, भागना तो अब बीजेपी जेजेपी को पड़ रहा है, क्योंकि इनकी मिट्टी पलीत होने वाली है। आपके जवाब में थोड़ा सा विरोधाभास है सर केसी भाटिया जी, आपके जवाब में थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि जिस तरीके से किरण चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि एआईसीसी में पहले उम्मीदवार का चयन होता था, लेकिन इस बार तो ना कोई पूछ रहा है, ना किसी को कुछ पता है, ना राज्य के बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को कुछ पता है, ना केंद्र में कुछ पता है, यानी कि कोई एक दो लोग ही फैसला ले रहे हैं बस। और आप कह रहे हैं कि पार्टी में हितेंद्र जी एक दो लोगों की बात नहीं है, ये प्रोटोकॉल है कि पार्टी के प्रदेश के प्रधान से पूछा जाता है, सीएलपी लीडर से पूछा जाता है, वहां की जनता से पूछा जाता है। हमारी पार्टी में 200-300 ऐसे नेता हैं जो स्टेट लेवल के नेता हैं, हर एक को पूछना, एक सीट के लिए हर एक को पूछना कोई जरूरी नहीं होता। तो ये हाईकमान का पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है सर, मैं आपस में भिड़वाने का काम नहीं करता हूँ प्रवक्ताओं को। ओंकार जी साफ साफ बता दीजिए, क्या अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है या फिर इंतजार है कि कोई बीजेपी से या कांग्रेस से कोई मजबूत सा उम्मीदवार टूट करके आए, उसी को उम्मीदवार घोषित करेंगे आज? देखिए हमारे पास कई उम्मीदवार हैं। नहीं, आरोप लगा रहे हैं सर आपके साथी बैठे हुए, जो पैनल में साथी बैठे हुए, वही कह रहे हैं कि आप इंतजार में हैं किसी के। जी देखिए, इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हर एक पार्टी का अपना क्राइटेरिया होता है, हमारी पार्टी की अपनी नीति है। नहीं, इतना साफ कर दीजिए, अगर ऐसा है ओंकार जी, बस इतना साफ कर दीजिए कि कुर्राराम नंबरदार को कम से कम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस से टूट के आएंगे और आपके उम्मीदवार बन जाएंगे। इतना साफ कर दीजिए बस, अगर ऐसा है तो। ओंकार जी बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाता है। और मैं एक बात और संकट में डाल दिया जो जेजेपी का, आपने धर्म संकट में डाल दिया। हाँ जो जी, तो जेजेपी इस दुविधा में थी कि हम अपना कैंडिडेट खड़े करेंगे। सर अपना जवाब दे दीजिए, सर अपना जवाब दे दीजिए आप। यहाँ पे जो चलिए करता है, मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट में शामिल है। आखिरी कमेंट राजकुमार सिंह जी आपका, आपको क्या कुछ स्थिति लग रही है अभी देख करके, क्या कुछ स्थितियां जो है वो बदल सकती हैं और क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला रह सकता है? राजकुमार दो चीजें हैं जी, कांग्रेस के पास अगर टक्कर देनी थी मजबूत तो संपत सिंह और जयप्रकाश दो ही ऐसे दमदार उम्मीदवार थे। संपत सिंह ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आए, जयप्रकाश तैयार हो गए तो वो उम्मीदवार है। और ये उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परीक्षा भी होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी, पर्याप्त संख्या होने के बावजूद उनका उम्मीदवार नहीं जीता। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव है कि इस परीक्षा में वो खरा उतरने का प्रयास करें। तीसरा, जसपा को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं, स्वाभाविक है जो घटनाक्रम चला पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हमें समझना होगा कि जसपा का और कांग्रेस का जनाधार काफी कुछ मिलता जुलता है। तो जसपा ये कतई नहीं चाहेगी कि हिसार में या उसके प्रभाव क्षेत्र में कहीं भी कांग्रेस मजबूत हो। भाजपा के मजबूत होने से, भाजपा के उम्मीदवार के जीतने से जसपा को उतनी परेशानी नहीं होगी आगे की राजनीति में जितना कांग्रेस की मजबूती से होगी। तो मेरा फिर मानना है कि मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के बीच होगा, और उसमें आम आदमी पार्टी की उपस्थिति देखने लायक होगी कि वो कहां खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। केसी भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज की इस खास चर्चा में यही निष्कर्ष कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भव्य बिश्नोई और जेपी के बीच एक कांटे का मुकाबला अभी तक तो देखने को ऐसा ही लग रहा है कि
इन्हीं दोनों के बीच में एक मुख्य मुकाबला जो है वो रहने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।